बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा नया चैप्टर दैट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज। आई होप आप लोगों को अपने लेक्चर्स अच्छे लग रहे होंगे, आप लोग लर्न कर रहे हैं, अपने नोट्स साथ साथ बना रहे हैं। आज भी पेपर और पेन आपका साथ होना चाहिए, आपकी नोटबुक आपके पास होनी चाहिए। मेक योर नोट्स रेगुलरली अलॉन्ग विद द लेक्चर, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे ना साथ साथ तो सब भूल जाएंगे, ऐसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज। बच्चों, अर्थ के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है। क्यों एग्जिस्ट करती है? क्योंकि लाइफ के लिए हमें जो टेम्परेचर चाहिए वो, खाना और पानी, ये तीनों चीज़ें हमें कहाँ मिलती हैं? अर्थ के प्लैनेट के ऊपर अर्थ प्लैनेट पे मिलती हैं। क्योंकि ये तीनों चीज़ें मिल रही हैं इसीलिए लाइफ एग्जिस्ट करती है। करेक्ट? और इस लाइफ के लिए एग्जिस्ट करने के लिए इसके अलावा हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए लैंड, वाटर एंड ऑल्सो वी नीड एयर। करेक्ट? हमें तीनों चीज़ें भी लाइफ के लिए एग्जिस्ट करनी चाहिए और ये होती हैं। अर्थ प्लैनेट पे सारी चीज़ें हैं। सो व्हाट आर द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर लाइफ? रिसोर्सेज फॉर लाइफ क्या क्या चाहिए? लैंड, वाटर एंड एयर। तो अब देखिए हमारी अर्थ के ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह से पड़ी हैं। ये एक हमारी हो गई अर्थ और ये है अर्थ का दूसरा पार्ट। ठीक है? माय गॉड, तो बहुत ही अच्छा सा सर्कल बन गया। अंदर वाला ठीक नहीं बना, बाहर वाला अच्छा बन गया। चलिए, एनीवे बच्चों, हमने क्या बनाया है इसके अंदर भी एक हिस्सा और बना लेते हैं, छोटा सा सर्कल और। करेक्ट? ये जो हमने सेंटर वाला पोर्शन बनाया है इस इज कॉल्ड एज अर्थ्स क्रस्ट। इसका एक और नाम है बच्चों, लिथोस्फीयर। करेक्ट? उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो ये एरिया है अर्थ क्रस्ट के बाद जो ये एरिया है, दिस इज कॉल्ड एज अंडरग्राउंड वाटर। दिस इज द अंडरग्राउंड वाटर और इसे हम बोलते हैं बच्चों हाइड्रोस्फीयर। ठीक? अब अर्थ के ऊपर 75% क्या है बच्चों? पानी, और 25% है हमारी अर्थ। करेक्ट? ये कहाँ है? अर्थ के ऊपर। तो जो ये एरिया मैंने मार्क किया है, दिस एंटायर एरिया, व्हाट इज दिस? इट इज एटमॉस्फेयर। ठीक? सो एक लिथोस्फीयर, एक हाइड्रोस्फीयर और तीसरा क्या है? एटमॉस्फेयर। लिथोस्फीयर इज लैंड, हाइड्रोस्फीयर इज वाटर एंड एटमॉस्फेयर इज एयर। ठीक? सो व्हाट इज दिस एटमॉस्फेयर? वी कैन टॉक अबाउट एयर that covers the whole earth like a blanket। देखो, सारी अर्थ को चारों तरफ से कवर किया हुआ है जस्ट लाइक अ ब्लैंकेट। ठीक है? सो बच्चों, ये लिथोस्फीयर प्लस हाइड्रोस्फीयर प्लस एटमॉस्फेयर all are required for life। all are required for life। लाइफ एग्जिस्ट तभी करेगी जब ये तीनों चीज़ें होंगी। ठीक है? और ये क्योंकि हमें तीनों चीज़ें लाइफ के लिए चाहिए हैं, ऑल टुगेदर ऑल दीज थ्री आर कॉल्ड एज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर माने, बायो माने लाइफ, जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करेगी। स्फीयर का मतलब क्या है? एरिया। स्फीयर हम बात करते हैं ना, स्फेरिकल बॉल्स, तो इट इज़ एन एरिया, एक जगह है, एक 3D स्पेस है वहाँ जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर टुगेदर फॉर्म्स बायोस्फीयर। ठीक? अब इस बायोस्फीयर के अंदर बच्चों और क्या क्या पड़ा है? इस बायोस्फीयर में तीनों पार्ट्स तो हो गए, लेकिन इस बायोस्फीयर में क्या है? पहली चीज़ आपके पास यहाँ पे बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, और दूसरी चीज़ यहाँ क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट्स।
बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब बायोटिक कंपोनेंट्स क्या है? बायो से माने लाइफ, है ना, हमने कहा बायो इज लाइफ। सो बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या आएंगे बच्चों? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग थिंग्स हैं वो सारी चीज़ें बायोटिक कंपोनेंट्स में आती हैं, लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक। एबायोटिक में क्या आएंगे? वो सारी चीज़ें जो कि नॉन लिविंग है, या लाइक एयर, वाटर, सॉइल, these are all going to be non-living components. So जितने भी non-living components हैं ना abiotic कहते हैं, जितने भी living हैं like your plants and animals, these are called as biotic components. और हमें इसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है कि ये तीनों चीज़ें क्या हैं, हवा, पानी और मिट्टी, इनमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इनमें क्या आएगा। ठीक है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों आता है हमारे पास ब्रेथ ऑफ एयर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन में पूछा जाता है, एग्जाम में आता है, तो हमें इसके बारे में ध्यान से पढ़ना है। ठीक। अगर हम ब्रेथ ऑफ एयर की बात करते हैं, ही इज टॉकिंग अबाउट एयर क्या है। हमने पढ़ा था क्लास 9 में अपने इनिशियल चैप्टर्स में हमने क्या पढ़ा था? मिक्सचर के बारे में, याद है? हाउ टू सेपरेट मिक्सचर्स हमने चैप्टर 2 में पढ़ा है। सो मिक्सचर ऑफ एयर, उसमें क्या क्या होता है? मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस टुगेदर इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज एयर। और इस एयर में कौन कौन सी गैसेस होती हैं? नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड की गैस, वाटर एंड मैनी मोर। करेक्ट। This composition is again the result of life on earth। माने इनका होना भी ये प्रूव करता है कि अर्थ के ऊपर लाइफ है, क्योंकि ये वो गैसेस हैं जो हमें फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए। ये वही गैसेस हैं जो फोटोसिंथेसिस में एज अ प्रोडक्ट भी निकलती हैं। हमने देखा ऑक्सीजन एज अ प्रोडक्ट निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब्ड, और जब रेस्पिरेशन होती है प्लांट्स में तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। एज एन ह्यूमन बींग्स हम भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं। ठीक है। नाइट्रोजन प्लांट्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, वाटर ट्रांसपायरेशन के थ्रू बाहर आ रहा है। हम ब्रेथ छोड़ते हैं तो भी हम वाटर को छोड़ रहे हैं, पानी हमें पीने के लिए भी चाहिए। सो आप देखोगे together all these things are present in earth, in air, in atmosphere. It is also a hint, or you can say it is a result of life on earth। ठीक है। अगर आप वीनस के ऊपर देखते हो या मार्स के ऊपर देखते हैं, सो व्हाट इज हैपनिंग, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की जो कॉन्सेंट्रेशन है बच्चों, वो 95 से 97% के अराउंड है, विच इज़ वेरी वेरी हाई। सो देर इज नो लाइफ। एक तो हमें पता है वहाँ पानी नहीं मिला हमें, ठीक है। दूसरी चीज़, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन इतनी ज़्यादा है, लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। करेक्ट। देखो हम कैसे क्या बता सकते हैं कि जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं या प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, सब के सब क्या कंज्यूम करेंगे? सेल्स हैं, कंज्यूम क्या करेंगे? ऑक्सीजन। क्यों चाहिए ऑक्सीजन? क्योंकि उन्होंने क्या करना है? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन। हमने देखा है कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो ग्लूकोज बनाते हैं, करेक्ट। और हम उन प्लांट्स को खाते हैं। हम कार्बोहाइड्रेट भी खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है बच्चों ग्लूकोज। ग्लूकोज जब हमारे सेल्स के अंदर जाता है तो ऑक्सीजन उसको जलाती है, फ्यूल है हमारे लिए। चीनी खाते हैं ना हम लोग, तो ये क्या बनाती है? एनर्जी, हमें खूब एनर्जी देती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बना देती है, जो कि हम रिलीज कर देते हैं। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आप देखो, कंबस्शन। कंबस्शन ऑफ, यू कैन से ऑफ एनी फ्यूल, ऑफ एनी फ्यूल। उसमें क्या हो रहा है? कंज्यूम क्या करते हैं? ऑक्सीजन। क्या रिलीज कर रहे हैं? अगेन कार्बन डाइऑक्साइड। और फ्यूल में क्या है? फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन एक्सक्रीटा, ह्यूमन वेस्ट कह सकते हो आप, प्लांट वेस्ट है,
फॉरेस्ट फायर है, इसमें भी क्या हो रहा है, सब में आपको क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज। हाँ, यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है सेल्स के थ्रू। हम कुछ जलाते हैं वो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है, बिल्कुल करती है। यानी कि यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों जगहों पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, करेक्ट। तो हमें लगेगा ये तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। नो, डिस्पाइट ऑफ दिस रिलीज इट्स परसेंटेज इज ओनली 0.03% इन वेयर, कहाँ पर, एटमॉस्फेयर में। और आप देखिए यहाँ पर कितनी है, 0.03%। लेकिन यही परसेंटेज आप मार्स और वीनस पे देखोगे तो कितनी थी, 95 to 97%। तो देखिए लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए कितनी कम कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए, है ना। तो 0.03% आ गया। ये बैलेंस कैसे बन रहा है, 0.03 कैसे रह गई, देखिए क्यों हुआ। क्योंकि पहली चीज़ तो थी यूकैरियोटिक्स ने प्रोड्यूस की, दूसरा हमने देखा कंबस्शन से हमने प्रोड्यूस किया, तीसरी कंडीशन आप देखिए जितने भी आपके ग्रीन प्लांट्स हैं दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ऑक्सीजन प्लस C6H12O6 दैट इज द ग्लूकोज। कैसे, बाय फोटोसिंथेसिस। तो जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उतनी लाइफ की एग्जिस्टेंस अच्छी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड को वो कंज्यूम कर लेते हैं, करेक्ट। चौथी कंडीशन आप देखो बच्चों, मरीन्स, मरीन एनिमल्स यानी कि जो ओशन में एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, दे यूज कार्बोनेट्स डिजॉल्व्ड इन वाटर टू मेक शेल्स। तो आपने देखा होगा ना, ऑयस्टर्स मिलते हैं, शेल्स मिलती हैं हमें समुंदर के अंदर, वो क्यों मिलती हैं, क्योंकि जितने भी मरीन एनिमल्स होते हैं वो कार्बोनेट क्या होता है बच्चों, CO3 2 नेगेटिव आयन, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट हो सकता है, पोटाशियम कार्बोनेट हो सकता है, पानी में घुला हुआ होता है, उसको वो शेल में कन्वर्ट कर देते हैं। सो दिस इज हाउ सम हाउ वी आर गोइंग टू बैलेंस कार्बन डाइऑक्साइड इन द नेचर। फिर फ़ायदा क्या है हमें, एटमॉस्फेयर का रोल क्या है, हाउ इट इज़ हेल्पिंग अस। रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल। हमने कहा वो ब्लैंकेट की तरह काम करती है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है हाउ एटमॉस्फेयर वर्क्स एज अ ब्लैंकेट, हाउ इट प्रोटेक्ट्स अर्थ। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इट कीप्स द एवरेज टेम्परेचर steady during day और होल ईयर। टेम्परेचर को मॉडरेट रखने का काम इसी का होता है। माने बहुत सर्दी पड़े तो भी ये टेम्परेचर को मेंटेन करती है, क्योंकि पार्टिकल्स जो है वो हीट एनर्जी को इंट्रैप कर लेते हैं, ग्रीन हाउस बना देते हैं। और गर्मियों के अंदर ये डेंसिटी कम हो जाती है एटमॉस्फेयर की, एज अ रिजल्ट बहुत सारी जो हीट रेडिएशंस हैं वो एटमॉस्फेयर से बाहर चली जाती हैं। सो एटमॉस्फेयर को टेम्परेचर को मॉडरेट बना देते हैं। नंबर 2, आप इसको ऐसे समझ सकते हो, अगर एयर की डेंसिटी ज़्यादा होगी, थिक लेयर हो जाए, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन, हीट विल बी एंट्रैप्ड, ठीक है। अगर हीट एंट्रैप्ड रहेगी तो टेम्परेचर को राइज करेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, अगर आपके पास लो एयर डेंसिटी हो जाए तो व्हाट विल हैपन, हीट विल एस्केप, तो टेम्परेचर को कम करता है। तो गर्मियों में टेम्परेचर को ये कम करता है और सर्दियों में टेम्परेचर को ये बढ़ा देता है। सो फेयरली ये स्टेडी सा टेम्परेचर रखने की कोशिश करता है, जिसे कि हम लोग नॉर्मल रूम टेम्परेचर भी कहते हैं। एंड व्हाट इज़ दैट नॉर्मल रूम टेम्परेचर, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर है, हमारा बॉडी टेम्परेचर नहीं। हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नंबर 2, इट प्रिवेंट्स
sudden rise in temperature in day and prevents sudden escape of heat in night. अचानक से जब सूरज ढल गया तो ऐसा ना हो कि हीट एकदम कम हो जाए, और अगर गर्मी है दिन है तो एकदम टेम्परेचर बढ़ ना जाए, जैसा कि हम अक्सर डेजर्ट्स में देखते हैं। तो एटमॉस्फेयर जो है वो प्रिवेंट करता है इन सारी चीज़ों को। अब आप सोच रहे हो कि डेजर्ट्स में ऐसा क्यों होता है? बच्चों, डेजर्ट्स के अंदर ये कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। दिन में गर्मी ज़्यादा इसलिए होती है बिकॉज जो सैंड है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, ठीक है, एंड वहाँ की एयर का प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। और जब रात होती है तो सैंड बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। दिस इज़ अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट इन केस ऑफ डेजर्ट्स कि वहाँ पर टेम्परेचर में इतना वेरिएशंस क्यों होता है। दैट वी विल टॉक अबाउट लेटर। अभी के लिए इतना ध्यान रखिए कि एटमॉस्फेयर उस मॉडरेट टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ठीक है। एज ऑन मून देखा जाए टेम्परेचर वेरीज फ्रॉम -190 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। क्यों? बिकॉज देयर इज नो एटमॉस्फेयर एट ऑल। सो बिल्कुल भी एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से सन की रेज डायरेक्टली पूरी पूरी ऊपर पड़ती हैं, ठीक है। और जब सन नहीं होता तो कोई भी चीज़ उस हीट को इंट्रैप करके नहीं रखती, तो टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है। एज अ रिजल्ट वेरिएशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। सो ऐसी कंडीशन के अंदर भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, इसीलिए मून पे भी लाइफ नहीं मिल पाती। और इसीलिए आप देखेंगे कि मून के ऊपर हमेशा डार्क रहता है, वहाँ आपको लाइट भी नहीं मिलती, बिकॉज लाइट को ट्रैवल करने के लिए भी मीडियम चाहिए होता है, और वहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई मीडियम नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं मूवमेंट ऑफ एयर। हवा जब चलती है तो हम क्या कहते हैं? विंड। दैट इज विंड। व्हाट इज हैपनिंग? हीटिंग ऑफ एयर। जब हवा गर्म हो जाती है तो व्हाट हैपन्स? हीटिंग ऑफ एयर के बाद क्या होगा उसको पहले हम रोकते हैं जरा, पहले हम देखते हैं हवा गर्म ही क्यों हुई, है ना। देखिए, एयर अबव लैंड हीट्स, कॉन्सेप्ट पॉइंट ध्यान रखिएगा, एयर अबव लैंड हीट्स फास्टर दैन एयर अबव वाटर बॉडीज। वो हम समझ ही गए होंगे क्यों, क्योंकि पानी ठंडा करने का काम भी करता है, हीट को कम करता है। सो लैंड के पास तो पानी नहीं है, इतना नहीं है जितना कि वाटर बॉडीज़ में, ओशंस में, रिवर्स में, सी के अंदर जो पानी है उसके कंपैरिजन में तो लैंड पे कोई पानी नहीं है, सूखी है। सो लैंड के ऊपर की जो हवा होगी, ज़मीन के ऊपर की जो हवा होगी वो जल्दी गर्म होगी, और पानी के ऊपर जो हवा है वो कम गर्म होगी, करेक्ट। अब इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से ड्यू टू रेडिएटेड हीट फ्रॉम लैंड और वाटर बॉडीज। मतलब क्या है? अगर मान लीजिए हवा जो है वो लैंड के ऊपर गर्म होगी, इसको ऐसे देखते हैं, दिस इज़ माई लैंड और ये रहा मेरा पानी। इसके ऊपर की जो एयर है, लेट अस मार्क इट एज एयर फॉर वाटर बॉडीज एंड दिस इज एयर फॉर लैंड, करेक्ट। ये जल्दी गर्म हो जाएगी, इट विल हीट फास्टर, इट विल हीट स्लो। चलो इसको डबल एरो देते हैं, इसको सिंगल देते हैं, ठीक है। दिस इज गेटिंग हीटिंग। ये कम हीट हुई, ये ज़्यादा हीट हुई। जो ज़्यादा हीट हो जाएगी बच्चों, वहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा? लो प्रेशर। ये क्या है? हाई प्रेशर। सो व्हाट विल हैपन? विंड विल स्टार्ट ब्लोइंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। एनर्जी ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी। कब? जब दिन होगा, इन डे टाइम, करेक्ट। और अगर हम नाइट टाइम देखें तो हमने क्या कहा है? एयर अबव लैंड हीट्स फास्टर। तो ठंडी भी जल्दी होती है पानी से, पानी से जल्दी ठंडी हो जाएगी। सो व्हाट विल हैपन? रात के अंदर
एयर विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स दी वाटर बॉडी. ठीक है, क्योंकि ये अब जब हीट एनर्जी लूज करेगी, वाटर बॉडी की तरफ जाएगी एनर्जी, सो व्हाट विल हैपन, ये ठंडा हो जाएगा. अभी क्या था, ये गर्म थी तो गर्म की तरफ घूमा, फिर ये गर्म ज़्यादा हो जाएगा, ये ठंडा ज़्यादा हो जाएगा, इट विल मूव फ्रॉम दिस प्लेस. सो बेसिकली क्या हो रहा है, हायर हीट एनर्जी से लोअर हीट एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ जा रहे हैं. लो प्रेशर का मतलब यहाँ पे हीट एनर्जी क्या है, काफ़ी ज़्यादा है. अब इसको कम करना है मुझे. इसको कम करने के लिए यहाँ से हवा बहनी शुरू होगी क्योंकि इसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट ज़्यादा होंगे. सो एयर विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर. बस इस बात को ध्यान रखिएगा, एयर विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. राइट. सो कमिंग बैक, एयर अबव लैंड हीट्स फास्टर देन एयर अबव वाटर बॉडीज. वहाँ की हवा गर्म हो गई, लो प्रेशर क्रिएट हो गया, यहाँ हाई प्रेशर था. अब आप देखिए व्हाट इज हैपनिंग, जब यहाँ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएगा, सो ये लैंड की हीट बढ़ी थी, ठीक है, इसको कम करेंगे, इसका मतलब इट इज़ गोइंग टू लूज सम एनर्जी. ये एनर्जी जो लूज हो रही है दैट इज़ द री रेडिएटेड हीट, यानी कि जो हीट यहाँ से रेडिएट होगी अर्थ के एटमॉस्फेयर से, जो हीट लैंड के सरफेस के ऊपर से लिथोस्फेयर से एटमॉस्फेयर की तरफ जा रही है, दैट इज नोन एज रेडिएटेड हीट. री रेडिएटेड क्या होगा, सन था, सन से हीट एनर्जी आपकी अर्थ के ऊपर आई, ठीक, एटमॉस्फेयर के अंदर आई, और उसके बाद इट वांट्स टू गो बैक, टकराएगी, वापस जाना चाहेगी. ये जो एनर्जी वापस जा रही है सन की हीट की वजह से, जो एनर्जी वापस जा रही है, दिस इज नोन एज री रेडिएटेड हीट. ठीक. सो इस री रेडिएटेड हीट की वजह से, और जो एनर्जी रेडिएशंस जो आपकी एयर या अर्थ क्रस्ट लूज कर रही है, वो एनर्जी, दोनों एनर्जी, वो अर्थ की हीट, सन से एनर्जी आई, हीट एनर्जी आई, टकराई अर्थ से और वापस जाती है, दैट इज री रेडिएटेड. दूसरी एनर्जी कौन सी है, जब हवा गर्म हुई, यहाँ पर पानी सूरज की किरणों से गर्म हुआ, सन की रेस की वजह से, जब यहाँ पर बहुत गर्मी होने की वजह से ये हवा गर्म होनी शुरू हुई, तो इसने भी कुछ एनर्जी देनी शुरू की थी, लूज़ करना चाह रही थी, क्योंकि पानी के वाटर मॉलिक्यूल जो हैं ये जल्दी गर्म नहीं होंगे, ये ठंडे होते हैं. तो ये ठंडी हवा जो है इट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द एयर, ताकि ये भी ठंडी हो जाए. ठंडाई कोई चीज़ कब होती है, वी हैव हर्ड इट अबाउट इट, कि जब कोई चीज़ ठंडी होती है तो इसका मतलब वो एनर्जी को लूज़ कर रही है, हीट एनर्जी को लूज़ कर रही है. वो कहाँ जाएगी, इट विल मूव अपवर्ड. तो ये जो एनर्जी अपवर्ड मूव हुई बच्चों, इसकी वजह से हवा के अंदर हीटिंग शुरू हो गई, एयर गर्म हो गई. एयर गर्म हुई तो इसने क्या किया, वाटर वेपर्स जो थे उनकी मूवमेंट कॉज की बाय कन्वेंशन करंट. कन्वेंशन करंट क्या है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर. जहाँ वाटर वेपर ज़्यादा थे वहाँ से उस एरिया में मूव करने लगे जहाँ वाटर वेपर कम थे. सो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. और ये जो मूवमेंट हुई इसे हमने कह दिया ब्रीज या विंड. बहुत तेज़ हवा चल रही है, स्पीड ज़्यादा है तो स्ट्रॉन्ग विंड, और भी ज़्यादा होगी तो इट इज़ कॉल्ड एज टेरिबल स्ट्रोम, स्टॉर्म, है ना. थंडर स्टॉर्म्स आते ही रहते हैं. वो क्यों हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ ऑल दीज कन्वर्जन्स. ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से चलेगी तो इट विल कॉज थंडर स्टॉर्म, लेस स्पीड से, बहुत लेस स्पीड से जा रही है, इट इज़ ब्रीज, और अच्छी खासी स्पीड है तो इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग विंड. बहुत सिंपल सी चीज़ है. ठीक है, इसको समझने के लिए चलिए एक एक्टिविटी करके देखते हैं. आपकी एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 14.2. ठीक, क्या कहते हैं, आपने क्या लिया, एक बीकर लिया, और इस बीकर के अंदर हमने लगा दी बच्चों एक कैंडल. ठीक, और इसके पास हम लेके आए एक इंसेंस कैंडल स्टिक, जलती हुई इंसेंस स्टिक. इंसेंस स्टिक पता है ना क्या होता है, अगरबत्ती. ठीक, ये रहा आपका बीकर एंड दिस इज द कैंडल. आप जब इसके पास लेकर आओगे तो इसने बोला है कि सबसे पहले हमने क्या किया, प्लेस दिस कैंडल in a beaker of wide mouth bottle and light it. Light an incense stick
light an incense stick and take it to the mouth above the bottle. इसके ऊपर ले आए. Which way does the smoke flow when this stick is kept near the edge of the mouth? पहली चीज इसके ऊपर ले आए और वो कहता है जब इसके मुंह के ऊपर लेकर आए, एज के ऊपर रखा, तो ये धुआं किस तरफ जाएगा? तो पहली चीज स्मोक विल फ्लो अवे फ्रॉम कैंडल. क्यों? बिकॉज जब कैंडल जलेगी तो यहाँ हीट बन जाएगी. हीट होने की वजह से क्या होगा? एयर प्रेशर लो हो जाएगा. ठीक है, या यूं कहोगे पार्टिकल्स को एनर्जी मिल गई, पार्टिकल विल स्टार्ट मूविंग अपवर्ड एंड दे विल पुश दीज स्मोक पार्टिकल्स अवे फ्रॉम द कैंडल. करेक्ट? सो अगर हमने इस कैंडल जलती हुई कैंडल के एज के ऊपर हमने ये स्टिक रखी, तो व्हाट विल हैपन? दिस स्मोक विल फ्लो अवे फ्रॉम कैंडल. अवे फ्रॉम कैंडल. दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? विच वे डज द स्मोक फ्लो व्हेन दिस स्टिक इज केप्ट अ लिटिल अबव द कैंडल. थोड़ा सा और ऊपर रख दिया हमने. एक तो हुआ एज के ऊपर रखा, व्हेन इट इज केप्ट एट एज. अब क्या कह रहे हैं? हमने इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया. अगर हम इसको अपवर्ड भी रखेंगे तो भी क्या होगा? दिस स्मोक विल स्टिल फ्लो अवे फ्रॉम द कैंडल. क्यों? क्योंकि ये है तो उसके ऊपर ही है, एयर प्रेशर लो है, पार्टिकल्स की एनर्जी ज़्यादा है, दे विल कीप ऑन मूविंग अपवर्ड और उसी के साथ स्मोक भी ऊपर जाती जाएगी. थर्ड केस बच्चों आता है व्हेन स्टिक इज, कौन सी स्टिक? इंसेंस स्टिक इज केप्ट इन अदर रीजन्स. अगर आप अदर रीजन्स में रखेंगे तब क्या होगा? तब बच्चों स्मोक विल फ्लो, स्मोक फ्लोज टूवर्ड्स कैंडल. स्मोक विल फ्लो टूवर्ड्स कैंडल एंड अपवर्ड. यानी वो इसके पास आएगी थर्ड केस के अंदर. अगर कहीं और रखेंगे तो स्मोक टूवर्ड्स आएगी और फिर ऊपर चली जाएगी. दिस इज द मूवमेंट इन केस ऑफ थर्ड केस. क्यों? अगेन वही, जब यहाँ से कर रही थी ये लो प्रेशर था, यहाँ हाई प्रेशर था, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आई, जब यहाँ पहुंची तो देखा इसके पार्टिकल्स की एनर्जी अपवर्ड मूव कर रही है, सो इट विल स्टार्ट मूविंग अलोंग विद द पार्टिकल्स ऑफ द एयर अबव द कैंडल. राइट? तो अब ये देखिए, जैसे हमने यहाँ बात की थी कि अगर कोई भी कोस्टल एरिया है, यानी कि इसको हम ओशन मान लेते हैं, कोई भी कोस्टल एरिया है बच्चों, तो यहाँ पर आप देखेंगे हाई प्रेशर क्रिएट होगा, यहाँ लो प्रेशर. दिन में क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, धूप की वजह से जल्दी गर्म होगी लैंड, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करेगी आपकी एयर. सो विंड विल मूव फ्रॉम ओशन टू लैंड, यानी कोस्टल रीजन की तरफ एयर मूव करेगी. रात में क्या होगा? अगेन लैंड विल कूल फास्टर एज कम्पेयर टू ओशन. वाटर बॉडी कम स्पीड से ठंडी होगी लेकिन एयर जल्दी ठंडी हो जाएगी. सो व्हाट विल हैपन इन नाइट? दिस इज गोइंग टू बी लो प्रेशर एज कम्पेयर टू दिस वन, दिस इज गोइंग टू बी हाई प्रेशर. सो विंड विल स्टार्ट फ्लोइंग टूवर्ड्स दी ओशंस. सो इसीलिए रात में क्या होता है? हीट एनर्जी यहाँ से मूव करनी शुरू करती है टूवर्ड्स ओशन, इसीलिए ठंडा महसूस होता है, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है. ठीक है? और गर्मियों में दिन में क्या होता है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जा रही है, यानी कि ठंडी हवा वाटर बॉडीज की वजह से इट विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड दी हॉटर एरियाज, तो इसलिए वहाँ ब्रीज महसूस होती है. राइट? सो वी कैन से दैट ड्यू टू uneven heating of different areas, it can be land, two different lands, it can be two different water bodies, or it can be from land to water. So due to uneven heating of different regions or different areas, air flows from high pressure to low pressure areas.
and this movement of air is called wind. इसी को हम विंड कहते हैं. मेजरली इसमें अनइवन हीटिंग ही रिस्पॉन्सिबल होती है विंड की मूवमेंट के लिए. ऑल्दो अदर फैक्टर्स लाइक रोटेशन ऑफ अर्थ, या फिर प्रेजेंस ऑफ माउंटेन रेंजेस, mountains in the path of wind. Although other factors are also responsible. ठीक है. So rotation of earth, presence of mountains भी affect करते हैं, but majorly uneven heating of the regions is responsible for the formation of या movement of air, which is wind. अब हवा चलती है, पहाड़ों से टकराती है तो बारिश हो जाती है. ये भी क्या बात बनी है ना. तो चलो देखते हैं कि बारिश होती कैसे है. हाउ रेन इज फॉर्म्ड. हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है रेन के बारे में. आज थोड़ा सा और इलेबोरेट करके पढ़ते हैं. हम देखते हैं कि जितनी भी आपकी वाटर बॉडीज हैं बच्चों, इसको हम लिख लेते हैं हमारी वाटर बॉडीज. ठीक. सन की वजह से जब धूप पड़ती है, ठीक है, तो वाटर बॉडीज जो है बच्चों वो हीट हो जाती हैं ड्यू टू हीट, ड्यू टू सन. सन की वजह से गर्म हो गई वाटर बॉडीज. ओके, हो गई. तो पानी उड़ेगा. उड़ेगा तो क्या बनाएगा? वाटर वेपर बनाएगा. कहाँ? हवा में. क्योंकि पानी उड़ा हवा के साथ तो वाटर वेपर बनाएगा. ये वाटर वेपर बच्चों और हीट अप हो जाते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर. करेक्ट. एज अ रिजल्ट एयर और वाटर वेपर जो हैं, क्योंकि अब हल्के हो गए, विल राइज अप. ठीक. अब जब ये ऊपर उठेंगे तो व्हाट विल हैपन? एयर एक्सपैंड कर जाएगी क्योंकि जगह बहुत ज़्यादा मिल गई हवा को. पहले थोड़ी थी. ये देखो ना, ये अर्थ था. ठीक है. जब पानी उड़ा तो इतनी जगह में था, जब और उड़ा तो इतनी जगह पे आया, तो देखो स्पेस बढ़ गई. स्पेस बढ़ने से क्या हुआ? एक्सपेंशन हुआ. करेक्ट. सो व्हाट विल हैपन? एयर एक्सपैंड्स. जब एक्सपैंड हो रहा है बच्चों, तो हमने पढ़ा था कि जब भी प्रेशर कम होता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है? लिक्विफिकेशन होती है. प्रेशर यहाँ पे क्या होगा? एयर एक्सपैंड्स और ठंडा हो रही है, कूल डाउन हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा एक्सपेंशन की वजह से. तो व्हाट इज हैपनिंग? कंडेंसेशन. एक्सपैंड होगी, ठंडी होगी, इट विल लीड टू कंडेंसेशन. कंडेंसेशन होने की वजह से क्या होगा? कुछ पानी की छोटी छोटी बूंदें बन जाएंगी. टाइनी ड्रॉपलेट्स आर फॉर्म्ड. ये टाइनी ड्रॉप्स जो हैं फिर एक दूसरे के साथ मिलना शुरू करते हैं. दे फॉर्म बिगर ड्रॉप्स. बाय कंबाइनिंग बड़े ड्रॉप्स बन जाते हैं. तो फिर ये क्या बन जाते हैं? दे फॉल एज रेन. बस रेन बन गई. ओके. अब देखो कंडेंसेशन के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है. कंडेंसेशन के लिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं बच्चों. कंडेंसेशन इट इज फैसिलिटेटेड बाय पार्टिकल्स. कौन से वाले पार्टिकल्स? एयर पार्टिकल्स. इट इज फैसिलिटेटेड बाय एयर पार्टिकल्स एक्टिंग एज न्यूक्लियस फॉर ड्रॉप्स. यानी पानी की बूंद के सेंटर में क्या होगा? कोई ना कोई डस्ट पार्टिकल होगा. क्या होगा? डस्ट पार्टिकल. ये एयर पार्टिकल्स क्या हैं बच्चों? बेसिकली डस्ट पार्टिकल्स हैं. तो दे विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ कंडेंसेशन एंड देन फॉर्मेशन ऑफ द ड्रॉपलेट्स. ठीक. अब पानी बारिश का नीचे आना शुरू हुआ. जब पानी नीचे आएगा तो व्हाट विल हैपन? इफ टेम्परेचर ऑफ द एयर इज टू लो, ये तो बारिश बन गई. मान लो
ये बिगर ड्रॉप्स थे। अगर इफ टेम्परेचर ऑफ एयर इज टू लो, जैसे कि बहुत ठंड पड़ जाती है या सर्दियों में देखते हैं हम, तो व्हाट हैपन, इट विल नॉट फॉल एज रेन, इट विल फॉर्म एज स्नो और हेल और स्टीट स्लीट। ओले सुने ना, ओले, बर्फ पड़ेगी या ओले पड़ेंगे। इट विल डिपेंड कि कितना लो टेम्परेचर आपके एयर का है। जितना लो होगा उतना ही ये चेंजेस होते जाएंगे। कम टेम्परेचर ठीक ठाक है तो बारिश होगी, थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो ओले पड़ेंगे, और ठंडी हो गई तो बर्फ पड़ जाएगी, राइट। सो रेनफॉल पैटर्न्स आर डिसाइडेड बाय, क्या रेनफॉल होगी, कैसी होगी, कितनी होगी, इट इज डिसाइडेड बाय प्रिवेलिंग विंड पैटर्न्स। तो आपने जब देखा होगा, अब मानसून आएंगे तो देखिएगा न्यूज़ में आपको सुनाते हैं, बताते हैं कि हवाएं किस तरह की हैं बनी हुई और किस तरह की रेनफॉल हो सकती है। तो मेट डिपार्टमेंट बताते हैं ना, चेतावनी भारी वर्षा होने वाली है, आज बर्फ़ पड़ने वाली है। वो सारी मेट डिपार्टमेंट कैसे बताता है, वो विंड के पैटर्न को चेक करते हैं एंड दे उसके हिसाब से वो डिसाइड करके बताते हैं कि बारिश पड़ेगी या बहुत तेज़ तूफान आएगा, ओले पड़ेंगे या फिर बर्फ़ पड़ेगी। रेनफॉल इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? इन मेजॉरिटी ऑफ इंडिया इज बाय साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्बेंसेस। या तो साउथ वेस्ट से, साउथ वेस्ट क्या हो गया, टुवर्ड्स टुवर्ड्स पैसिफिक ओशन, ठीक है, गुजरात की तरफ चले जाओ, महाराष्ट्र की तरफ चले जाओ, दैट इज द साउथ वेस्ट पार्ट। और अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे तो कहाँ बनेगा, नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्बेंसेस कहाँ होंगी बच्चों, दैट विल गो टुवर्ड्स योर ईस्टर्न कंट्री, ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है। बे ऑफ बंगाल जो है आपका, वो भी उसी तरफ चला जाएगा, बे ऑफ बंगाल कि उधर से आपकी डिस्टर्बेंसेस आ रही हैं एंड दैट विल कॉज द रेन। So depending upon what kind of disturbances are, they will predict it is going to be what type of rain. So this is what is we have to understand about the formation of rain या water cycle कह लो आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, एयर पॉल्यूशन का। बच्चों आपने देखा है कि जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं, ठीक है, उनको जब हम जलाते हैं, लाइक योर पेट्रोल, डीजल, योर एलपीजी, or you can what say kerosene, these are all the your fossil fuels। इन fossil fuels को जब हम burn करते हैं, ठीक है, they will produce नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड along with obviously कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फॉसिल फ्यूल्स के अंदर दे आर रिच इन, फॉसिल फ्यूल्स आर रिच इन नाइट्रोजन एंड सल्फर। बच्चों नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, ठीक है। नाइट्रोजन और सल्फर में रिच होते हैं आपके जितने भी फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, इसीलिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो प्रोड्यूस। अलॉन्ग विद दैट दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स। तो सस्पेंशन हमने पढ़ा ही है, दोज पार्टिकल्स विच विल स्टे सस्पेंडेड इन एयर, ना तो नीचे सेडिमेंट होंगे और ना ही उड़ जाएंगे, दे विल प्रोड्यूस सस्पेंडेड पार्टिकल्स। और ये जो गैसेज है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, SO3, हम इनका क्या करते हैं, वी इनहेल, हम इसे इनहेल कर लेते हैं। अगर इनहेल होगी तो इट इज़ वेरी डेंजरस, गोइंग टू बी वेरी वेरी डेंजरस, क्योंकि ये डेथ कॉजिंग होती हैं गैसेस। और अगर रोज़ रोज़ सोचो, दीज आर वेरी डेंजरस फॉर आवर हेल्थ। और अगर सोचिए आप रोज़ ऐसे एनवायरनमेंट में जाएं, पैदल घूमें, सैर कर रहे हैं, स्कूल बसेस में जा रहे हैं, ठीक है, और सारा दिन ये फ्यूल्स हमारे इर्द गिर्द होते हैं, सो क्या होता है, रेगुलर यूज़ और द रेगुलर इनहेलेशन कैन कॉज, आपने सुना ही होगा, एलर्जीज, कैंसर, हार्ट डिजीज़, बहुत सारी बीमारियां पैदा कर देती हैं, ठीक है, विच आर वेरी वेरी डेंजरस टू हैंडल। तो दीज आर दी वेरियस ड्रॉबैक्स दैट वी कैन सी फ्रॉम दिस। इसके अलावा ये गैसेस एक और काम करती हैं बच्चों, ये तो करा इसने,
इसके साथ एक और काम करती हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? NO2 SO2। जब ये बारिश के पानी के साथ मिलेंगे विद रेन वाटर, ये क्या बना देंगे? दे विल फॉर्म एसिड रेन। ये एसिड रेन कैसे बनी बच्चों? देखो, NO2 जब पानी के साथ मिलेगा तो ये एक एसिड बनाता है HNO3। इसका नाम क्या है? नाइट्रिक एसिड। ठीक। जब SO2 वाटर के साथ मिलता है तो ये एक सल्फर एसिड बनाता है, सल्फ्यूरस एसिड। SO3 जब मिलता है वाटर के साथ तो आपने पढ़ा है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जब पानी के साथ मिलता है बच्चों तो ये भी एक एसिड बनाता है, H2CO3, कॉल्ड एज कार्बोनिक एसिड। ठीक। अब देखो, ये भी एसिड, ये भी एसिड, ये भी एसिड, ये भी एसिड, तो ये क्या मिलके बना रहे हैं? एसिड रेन। और हमें पता है कि दिस एसिड रेन इज हार्मफुल फॉर, इट इज हार्मफुल फॉर बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। हम सब के लिए नुकसानदायक है ये। ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज द एयर पोल्यूशन अकरिंग। अब एक चीज आपने देखनी है, ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स के बारे में। चलिए देखते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल्स का मतलब क्या है। बच्चों, आपने देखा होगा जब गाड़ियां चलती हैं तो बहुत धुआं छोड़ती हैं, है ना? तो ड्यू टू स्मोक हमें क्या मिल रहा है? वी आर फाइंडिंग इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स। What is this suspended particle now? This is nothing but the unburnt carbon. Unburnt carbon particles. ठीक है। और any substance called hydrocarbons, जिनमें भी हाइड्रोजन और कार्बन मेन कंटेंट होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स कह देते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे CH4 which is methane, C2H6, this is what ethane। ठीक है। these are called as hydrocarbons, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन के एटम्स होते हैं। जब इनकी कंप्लीट कंबस्चन नहीं होती, पूरी तरह से नहीं जलते और अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स ये छोड़ते हैं, उसी को हम सस्पेंडेड पार्टिकल्स कहते हैं। ठीक है। और अगर बच्चों ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स, अनबर्न्ड पार्टिकल्स बिकम्स टू हाई, इफ बिकम्स टू हाई, बहुत ज़्यादा धुआं निकलना शुरू हो जाए, व्हाट हैपन्स? तो आपने देखा होगा इट रिड्यूसेस विजिबिलिटी। तो आपने देखा होगा सर्दियों के अंदर हम कहते हैं धुंध बहुत होगी। धुंध नहीं होती बेटा, वो स्मोग होती है। स्मोग हमने पढ़ा है अपने चैप्टर नंबर 2 में। व्हाट इज स्मोग? दैट इज सॉलिड इन एयर। सॉलिड इन एयर इज नोन एज स्मोग, क्योंकि उसमें क्या है? ये अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स हवा के साथ मिक्स हो जाते हैं। ठीक है। जिसकी वजह से हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा नजर आने लगती है। ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज द कॉजेज द रिडक्शन इन विजिबिलिटी। ठीक है। चलो लगे आज स्मोक भी देख ही लेते हैं क्या है। स्मोक क्या है? स्मोक भी एक और एयर पॉल्यूशन है बच्चों, लेकिन ये सर्दियों में ज़्यादा दिखाई पड़ता है, गर्मियों में कम पता चलता है। होता तब भी है लेकिन पता कम चलता है। ठीक है। तो स्मोक क्या है? विजिबल इंडिकेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन। गर्मियों में तो पता नहीं चलता हमें, लेकिन सर्दियों में वी कैन इजीली विजुअलाइज दिस। ठीक है। सो विजिबल इंडिकेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इज कॉल्ड एज स्मोक। मतलब ये कि इट इंडिकेट्स एयर पॉल्यूशन स्पेशली इन कोल्ड वेदर। ठीक है। और मैंने पहले ही बोला है व्हाट इज स्मोक? स्मोक इज नथिंग बट सॉलिड इन वाटर वेपर्स। और ये वाटर वेपर किस में है? इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है। दिस इज व्हाट इज स्मोक। एन इंक्रीज इन द कंटेंट ऑफ these substances, कौन से substances? poisonous gases and smoke, है ना? of these substances, यानी कि वो gases हो जाएंगी and suspended particles हो जाएंगी।
An increase in the content of these substances is called air pollution. अगर मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज एयर पॉल्यूशन, तो आप लिखेंगे एन इंक्रीज इन द कंटेंट ऑफ गैसेस. कौन सी गैसेस? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड सस्पेंडेड कार्बन पार्टिकल्स. Suspended carbon particles is called as air pollution.